नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कश्मीर को तो आप सब देखते हैं, एक ऐसी ब्यूटी जहां कहा जाता है जन्नत बसती है। कश्मीर का पहलगाम एंड बेसरान वैली, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा गया है, क्योंकि वहां की व्यूज़ एंड नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की तरह है। यहाँ की हरियाली, स्नो कवर्ड पीस एंड शांति इसे और भी मैजिकल प्लेस बनाते हैं। समर्स में ये वैली और भी हरी भरी हो जाती है। हर जगह रंग बिरंगे फ्लावर्स एंड फ्रेश एयर मन को सुकून देते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटी दूर से झलकती है, जो इस वैली को और भी आकर्षक बनाती है। जंगलों में हरियाली रहती है और यहाँ का वातावरण एकदम शुद्ध रहता है। विंटर्स में ये वैली पूरी तरह से स्नो से कवर हो जाती है। यहाँ की चोटियाँ, रास्ते सफ़ेद चादर में ढक जाते हैं, जिससे ये ड्रीम लैंड लगता है। यहाँ के स्नो की खामोशी और पीस आपको एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाते हैं। लेकिन 22 तारीख से ये इमेज ऐसी नहीं दिखी। ये इमेज लहू में रंग लाल से लटपट दिखी, और इसके जिम्मेदार कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिनसे इंसानियत पर धब्बा पड़ता है। पहलगाम, जो अपनी खूबसूरती एंड पीसफुल नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, वहाँ पर अचानक से आतंकवादियों ने हमला कर दिया। पाकिस्तान से आए इन आतंकवादियों ने इनोसेंट टूरिस्ट पर हमला किया, जिससे एक हॉरिफाइंग ट्रेजेडी उत्पन्न हुई। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ रिपोर्ट, इस अटैक से 26 लोगों की जान चली गई एंड 20+ लोग गंभीर तरीके से घायल हो गए। This incident has led to widespread sorrow and anger across the country. तो दोस्तों, आमतौर पर आतंकवाद की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन अब तक सिर्फ हमारे सोल्जर्स को ही टारगेट किया गया है। जैसे 2019 का पुलवामा अटैक ही देख लीजिए। वहाँ पर हमारे सिर्फ CRPF के सोल्जर्स पर ही टारगेट किया गया था, जिसका जवाब भारत ने अपनी पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ से दिया था। ये हम सब 1947 से देखते और सुनते आ रहे हैं। पाकिस्तान ये अच्छे से जान चुका है कि इंडिया को डायरेक्ट वॉर में नहीं हराया जा सकता। हमारी सेना, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी यूनिटी को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए पाकिस्तान अब ज़मीन पर नहीं, हमारे धर्म को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ये चाहता था कि भारत एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में उलझ जाए, और इसी साजिश के तहत हुआ पहलगाम का हमला। ये एक हमला नहीं था, ये था एक प्लान्ड मैसेज। आतंकवादियों ने गोली चलाने से पहले पूछा, क्या तुम हिंदू हो? और यकीन होने के बाद बड़े ही बेरहमी से मार दिया गया। उनकी पत्नियों को छोड़ दिया गया ताकि वो इस टेरर का मैसेज पूरी दुनिया में बता सकें। पाकिस्तान ये डर, ये नफ़रत, ये कम्युनल वायलेंस फैलाना चाहता था, लेकिन वो भूल गया था कि ये भारत है। यहाँ पर एक धर्म पर हमला पूरे देश को एक कर देता है। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट रिलीजन, ये इंसानियत के खिलाफ है, और भारत चुप नहीं बैठेगा, ना भूलेगा और ना ही माफ़ करेगा। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेसिस्टेंस नामक नए आतंकी समूह ने ली है, जिसके संबंध पाकिस्तान में स्थित लश्कर-ए-तैयबा से बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। कश्मीर का मेन इंडस्ट्री है टूरिज्म।
वहाँ का हर दूसरा इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी पर डिपेंड है। जब वहाँ के टूरिज्म की संख्या बढ़ती है तब कश्मीर के लोग खुशहाल होते हैं, वहाँ के घरों में रौनक आती है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है और जीवन में तरक्की होती है। पिछले 2 सालों में कश्मीर में लगभग 23 मिलियन यानी 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा पर्यटक घूमने आए थे और इस बार तो अनुमान लगाया गया है कि आंकड़ा 3 करोड़ को भी पार कर देगा, क्योंकि इस बार गर्मी जल्दी आ गई और गर्म इलाके के लोग कश्मीर में घूमने और उसकी ठंडी वादियों का मज़ा लेने आते हैं। अब अगर कोई आदमी कश्मीर जाता है तो उसका बेसिक खर्चा 20 से 25 हज़ार रुपये होते हैं और लोग घूमते घूमते शॉपिंग भी करते हैं। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, कुछ लोग कश्मीरी शॉल लेते हैं, कुछ लोग हैंड्सक्राफ्ट लेते हैं। मतलब सब लोग अपने सेविंग्स के हिसाब से कुछ ना कुछ लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि कश्मीर की ज़्यादातर दुकानें मुस्लिम भाइयों की हैं, यानी जब टूरिस्ट आते हैं उनकी दुकान से शॉपिंग करते हैं तो मुस्लिमों भाइयों को फ़ायदा होता है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती है, वो खुश रहते हैं और बच्चों का भविष्य सिक्योर होता है। अब ज़रा सोचिए कि इस हमले के पीछे उनकी क्या मंशा रही होगी। जो लोग ये हमला करे वो यही चाहते थे ना कि कश्मीर की अच्छी छवि को नुकसान पहुँचे, टूरिस्ट डर जाएं और वहाँ के लोग फिर से बेरोजगारी एंड मायूसी में डूब जाएंगे, क्योंकि सच तो यही है कि भूखा इंसान मजबूरी में गलत राह चुन सकता है। अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उन्हें आतंकवादी संगठनों के लिए बहकाना आसान है। टूरिज्म से सिर्फ पैसे नहीं आते हैं, टूरिज्म से शांति आती है, टूरिज्म से उम्मीद आती है और भाईचारा बढ़ता है। लेकिन इस तरह के हमले उस उम्मीद को तोड़ने का काम करते हैं। हाँ, कश्मीर में सैफरन है, कश्मीर में एप्पल है, लेकिन अब एप्पल और सैफरन से पूरे राज्य का तो पेट नहीं भरा जा सकता ना। उसके लिए रोजी रोटी की तो ज़रूरत है ही। जिस वैली में ये हमला हुआ वहाँ ना तो कोई गाड़ी जाती है और ना ही कोई सीधा रास्ता है। वहाँ पर जाने के लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक, या तो आप पैदल जाइए, दूसरा या तो घोड़े के खच्चर पर। यानी ये जो पूरा हमला था ये प्री प्लान था। टेररिस्ट ऐसे प्लान को तभी अंजाम देते हैं जब उनको कोई लोकल सपोर्ट मिलता है। वो लोग कहीं तो रुके होंगे, खाना खाया होगा, पूरी इंफॉर्मेशन ली होगी। सोचिए एग्जैक्ट 2:30 बजे वो वहाँ पर कैसे पहुँचे जब ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं। उन्हें सारे रास्तों की डिटेल कैसे पता चली। इससे ये साफ पता चलता है कि वहाँ के किसी लोकल और घटिया इंसान का इसके पीछे हाथ था। तो फ्रेंड्स सोचिए, अगर आप ऐसे सिचुएशन में होते तो समाधान निकालने के लिए आप क्या करते? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमने गुस्से में आकर कश्मीर का बायकॉट कर दिया या टूरिज्म बंद कर दिया तो जीत किसकी होगी, हमारी या पाकिस्तान की? इसका सही सॉल्यूशन ये है कि टूरिज्म बंद करने की जगह जिस जगह टूरिस्ट जाते हैं वहाँ की सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, ताकि 2.5 करोड़ से बढ़कर 3-4 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर घूमने आए। कश्मीर के कुछ मासूम बच्चे जो अभी भी दुविधा में हैं, उनकी दुविधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान यही चाहता है ना कि भारत के हिंदू और मुसलमान आपस में इनसिक्योर हो जाएं और एक दूसरे से लड़ाई करें। लेकिन इस बार हमारी यूनिटी ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस बार भारत में ऐसी कोई घटना नहीं हुई,
क्योंकि भारत के लोगों को अब समझ आ गया है कि उनकी लड़ाई भाईचारे से नहीं, उनकी लड़ाई ऐसी सोच से है जो भारत में नफरत फैलाना चाहता है। जिस वक्त ये अटैक हुआ उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक फॉरेन विजिट पर सऊदी अरेबिया में थे, लेकिन इस अटैक की इतनी सीरियसनेस थी, इतना दर्दनाक था, इतना दिल दहला देने वाला था कि उन्होंने अपने इंटरनेशनल दौर को बीच में ही छोड़ दिया और तुरंत भारत वापस आ गए। दिस वॉज नॉट जस्ट एन अटैक, ये भारत की आत्मा पर वॉर था। एंड वेन द सोल ऑफ भारत विल गेट हर्ट, the leader will stand with his people, not on foreign land. This movement proved that कि देश से बढ़कर कुछ नहीं, ना कोई विजिट, ना कोई डिप्लोमेसी, सिर्फ अपने लोग, उनका दुख और अपने देश की सुरक्षा। जो भारत की जमीन पर खून बहाएगा वो सिर्फ मरेगा ही नहीं, बल्कि इतिहास में एक एग्जाम्पल बन के मिटाया जाएगा। प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये एकदम साफ शब्दों में कहा है कि ये हमला सिर्फ कुछ यात्रियों पर ही नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर था। और ये भूल मत करना, ये नया भारत है जो चुप नहीं रहता है, इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। ये आतंकवादियों को हम लोग उनकी इमेजिनेशन से भी बड़ी सज़ा देंगे और जो इन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं उनका भी काउंटडाउन अब स्टार्ट हो चुका है। मोदी जी का ये मैसेज क्रिस्टल क्लियर था, वी विल नॉट स्टॉप, वी विल नॉट फॉरगेट एंड वी विल नॉट फॉरगिव। हम हर एक आतंकवादियों को दुनिया के हर कोने से खोज निकालेंगे और उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। और अब भारत ने पाकिस्तान को दी है एक रियल एंड साइलेंट चोट, एक ऐसी चोट जिसमें ना तो कोई मिसाइल गिरी, ना ही 2016 की तरह सर्जिकल स्ट्राइक हुई और ना ही 2019 की तरह बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। इस बार भारत ने एक ऐसा वॉर स्टार्ट किया है जिसमें खून नहीं बहेगा, लेकिन पाकिस्तान की बैकबोन हिला देगा। और नतीजा ये निकला कि अब पाकिस्तान में चूल्हे नहीं जलेंगे, बच्चों के हाथ में रोटियों की जगह भूख और तड़प होगी, सारी जॉब्स खत्म हो जाएंगी, फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और हॉस्पिटल सुनसान हो जाएगा। कराची, लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूब जाएंगे, सब्जियों के रेट स्काई टचिंग होंगे, सारे खेत सूख जाएंगे, किसान लोग भूख से तड़पेंगे, जनता सड़क पर आ जाएगी और मौत गोलियों से नहीं, थ्रस्ट एंड स्टार्वेशन से होगी, क्योंकि ये वॉर वाटर स्ट्राइक से है। इंसाफ की धार में भारत का पहला प्रहार जो प्यास से लिखा जाएगा। ये वॉर सीधा पाकिस्तान की बैकबोन पर पड़ा है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। भारत ने लिए 5 बड़े फैसले। फर्स्ट, अटारी बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में अब कोई भी व्यापार नहीं होगा। सेकेंड, सिंधु जल समझौता, जिसे पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन मानता है, लेकिन भारत ने उस पर भी सीधा प्रहार किया। भारत ने समझौते को लेकर एक ऐसा कदम उठाया है जो पाकिस्तान की जल की आपूर्ति को खतरे में डाल सकता है। ये सिर्फ एक जल युद्ध नहीं, ये एक स्ट्रैटेजिक झटका है पाकिस्तान के लिए। थर्ड, भारत ने पाकिस्तान की ऊंचाइयों को बंद कर दिया
और कहा सामान पैक करो और निकलो। चौथा कदम, पाकिस्तान के नागरिकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों पर कार्यवाही की, उन्हें 48 आवर्स का समय दिया, उसके अंदर उन्हें भारत छोड़ के वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। सारे वीज़ा तुरंत रद्द कर दिए गए। अब कोई भी पाकिस्तानी इंडिया नहीं आ पाएगा। लेकिन इसमें सबसे घातक है सिंधु जल समझौता, जिसे वाटर स्ट्राइक भी कहा जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले जल युद्ध की शुरुआत है। इससे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान बर्बाद कैसे होगा, हम लोग जानते हैं कि ये सिंधु जल समझौता है क्या। सिंधु और उनकी दो सहायक नदियां झेलम और चिनाब, ये नदियों को पाकिस्तान की लाइफ लाइन माना जाता है। ये नदियां 4 देशों से होकर 21 करोड़ लोगों के वाटर नीड्स को पूरी करती हैं। 1947 से इसका विवाद शुरू हो गया था, लेकिन भारत ने अपना दिल बड़ा किया और 1960 में चाचा नेहरू ने सिंधु जल समझौता किया। एक ऐसा समझौता जो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% पानी दे दिया गया। वहीं भारत को रावी, व्यास और सतलज का पानी मिला, जो टोटल पानी में सिर्फ 20% था। यानी जो पानी भारत की धरती से निकलता है वो बहकर पाकिस्तान जाता है। फिर भी इन 60 सालों में भारत ने संधि का सम्मान किया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे शहरों में सिंधु और उनकी सहायक नदियों से ही वाटर सप्लाई होता है। लेकिन अब जब वाटर सप्लाई बंद कर दिया गया है तो पाकिस्तान के हर घर में एक एक गिलास पानी के लिए हाहाकार मचेगा। लोग एक एक गिलास साफ पानी के लिए तरसेंगे। मरीज हॉस्पिटल में तो होंगे लेकिन पानी नहीं होगा। बच्चे स्कूल में तो होंगे लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं होगा। ये है भारत की साइलेंट स्ट्राइक, जो गोली से नहीं पाकिस्तान को प्यास से झुका देगी। तीसरा वार, पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा। सिंधु बेसिन पर बने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान के बिजली का प्रमुख स्रोत है। अब जब पानी का सप्लाई बंद हो गया है तो पाकिस्तान में बिजली का उत्पादन नहीं होगा। इससे पाकिस्तान के बड़े शहर जैसे लाहौर, कराची और मुल्तान, ये सब अंधेरे में डूब जाएंगे। कारखाने बंद हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या पाकिस्तान कल से ही बर्बाद हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, तुरंत नहीं, क्योंकि वाटर सप्लाई की प्रक्रिया को धीरे धीरे रोका जा रहा है। लेकिन जब ये होगा तो ये पाकिस्तान के लिए दीर्घकालिक संकट साबित होगा। ये वाटर स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को भारत की मजबूती और ताकत का मैसेज दे देगा। इसके बाद पाकिस्तान कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले इनफाइनाइट बार सोचेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर होगा कि भविष्य में कोई भी देश भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने से पहले 10,000 बार सोचेगा। तो दोस्तों याद रखिए, युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि साइकोलॉजी के स्तर से होता है। युद्ध होता है इकोनॉमिक लेवल पर। किसी की भी कमर तोड़ने का सही तरीका बंदूक नहीं बल्कि उसके इकोनॉमिक को नीचे गिराना होता है। इसी बात को समझते हुए हमारी सरकार ने पहला कदम इसी दिशा में उठाया है।
तो अब अगर इन सब के बाद भी दुश्मन नहीं सुधरते हैं तब तो एक ही रास्ता बचता है, बंदूक उठाओ और काम खत्म करो। That is called the power of India and the power of Sanatan Dharma. Thank you so much.